राजनीति सिद्धांत क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी इन फैमिली ऑफ सोशल साइंसेस, हैज़ बीन कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स। राजनीति विज्ञान जो है, समाज विज्ञान के जितने विषय हैं उनमें से एक सबसे पुराना विषय है, लेकिन इसको कई अलग अलग नामों से पुकारा गया है इतिहास में। कोई इसे पॉलिटिक्स पुकारता है, कोई इसे पॉलिटिकल फिलॉसफी पुकारता है, कोई इसे पॉलिटिकल थ्योरी कहता है, कोई पॉलिटिकल थॉट कहता है, फिर पॉलिटिकल साइंस होता है। तो ये सब अलग अलग नाम है, विषय एक ही, विषय वस्तु एक ही है। तो हमको ये समझना है कि इट इज़ राजनीति है, राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक विचारक हैं, राजनीतिक विज्ञान है। ये सब समाज विज्ञान के एक बहुत ही पुराने विषय के अलग अलग नाम हैं। एक और थिंकर हुए हैं सैपाइन। सैपाइन ने कहा है कि द एरिस्टोटेलियन सेंस ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडेड एवरीथिंग दैट हैज़ कंसर्न्स विद द लाइफ ऑफ सिटीजन्स इन द सोसाइटी। सैपाइन के अनुसार जो राजनीति का जो अरस्तु ने जो परिभाषा दी थी विषय की, उसके अनुसार सब कुछ समाज में घटित होने वाला हर चीज़, हर तथ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो नागरिकों के जीवन से संबंधित होता है। यानी समाज में मौजूद नागरिकों के जीवन के हर पहलू से संबंधित चीज़ें जो हैं वो राजनीति के विषय में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लेटो और अरस्तु के टाइम में यह जो विषय था वो पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने वो सब बातें करी और उन सब बातों को इसके अंदर एकत्रित कर दिया जो कुछ भी एक नागरिक के जीवन से संबंधित होता है। जैसे उनके सामने उन्होंने बड़े प्रश्न पूछे थे, व्हाट इज़ गुड लाइफ। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देने जाएं तो उन्होंने कहा गुड लाइफ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब पॉलिटिक्स के अंदर हैं। तो इसलिए अरस्तु ने एक बहुत विस्तृत परिभाषा पॉलिटिक्स की हम लोगों के सामने प्रस्तुत की थी। अ डिफिनीशन ऑफ सच अ ब्रॉड काइंड could be accepted when the subject was considered the master science, as Arastu had conceived it. In due course of time, with emergence of new subjects in social sciences, the need for a precise definition and narrower conceptual framework led to the debate over the scope of the subject and methods of study. जो अरस्तु ने डिफिनीशन दी थी उसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार पॉलिटिक्स का अध्ययन आप हर जगह कर सकते हैं। आप राज्य में भी करेंगे, आप परिवार में भी करेंगे, आप किसी कॉरपोरेशन में भी करेंगे, आप किसी एसोसिएशन में भी करेंगे। हर जगह राजनीति मौजूद है, राजनीति आपके परिवार में भी मौजूद है। और अरस्तु के अनुसार हमको इन सब चीज़ों को देखना है और ध्यान रखना है कि कैसे व्यक्ति जो है वो इस यूनिट को, पॉलिटिक्स की यूनिट को, कैसे वो अलग अलग जगहों पर पाई जाती है और कैसे हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये एक बहुत विस्तृत परिभाषा थी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया कि एवरीथिंग दैट कंसर्न्स विद द लाइफ ऑफ सिटीजन इन सोसाइटी, तो सब कुछ आ गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय के साथ, अरस्तु के बाद धीरे धीरे ज्ञान में वृद्धि होने लगी, मानव ज्ञान में, तो हम इतिहास में पढ़ते हैं धीरे धीरे इससे अलग अलग विषयों का डेवलपमेंट होने लगा। जैसे अर्थशास्त्र ने देखना शुरू किया अर्थव्यवस्था पर, मनोविज्ञान अपना अलग इंडिपेंडेंट स्टेटस, स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करने लगे। एंथ्रोपोलॉजी जो था वो, उसने भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त किया। समाजशास्त्र ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त किया कि समाजशास्त्र एक अलग विषय है। तो स्वाभाविक तौर पर ये समस्या पॉलिटिकल साइंस के सामने में भी आ गई कि हमको भी अपना एक स्पष्ट, प्रिसाइज, हमको अपना एक स्कोप, सब्जेक्ट मैटर चाहिए कि जिसको हम पढ़ सकें और हम ये कह सकें कि ये पॉलिटिकल साइंस का विषय है, और हम भी अपने ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जो है एक्सप्लेन कर सकें, बता सकें लोगों को। तो हमने क्या किया कि हमको एक नैरोवर, विस्तृत परिभाषा की जगह अब हमको थोड़ा और स्पष्ट जो है वो परिभाषा चाहिए थी। और उस परिभाषा को लाने के लिए जब प्रयास किया गया तो एक डिबेट सी छिड़ गई विद्वानों के बीच में कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हम किसको पढ़ेंगे और किसको नहीं पढ़ेंगे। तो स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट के ऊपर एक बहस छिड़ गई
और मेथड्स ऑफ स्टडी की, इनको पढ़ा कैसे जाएगा, इसके ऊपर भी एक बहस छिड़ गई। हम कालांतर में इन चीज़ों को देखते हैं। Various writers, political scientists had supported different views on the scope of the subject depending on their acceptance of broad or narrow definition view of politics and political phenomena. जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के राइटर्स थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक डिबेट छिड़ गई थी कि किस प्रकार का सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु क्या होगी और मेथड्स ऑफ स्टडी और पढ़ने का मेथड क्या होगा, तरीका क्या होगा। तो इस बारे में विभिन्न प्रकार के जो राइटर्स थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग विचारों का समर्थन किया था कि कोई कह रहा था कि ब्रॉड स्कोप रखना चाहिए, कोई कह रहा है नैरो स्कोप रखना चाहिए, यानी विस्तृत क्षेत्र परिभाषा को स्वीकार करिए, कोई कह रहा है थोड़ी सी प्रिसाइज, थोड़ी और स्पष्ट परिभाषा को स्वीकार किया जाए ताकि हम विषय को और भी ज़्यादा केंद्रित और भी ज़्यादा शार्प कर सकें और हमारे जो शोध निष्कर्ष हैं वो और भी जो हैं वो शार्प आएँ और भी स्पष्ट रूप से शोध निष्कर्ष प्राप्त हों। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो लेखक थे और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनके बीच में एक प्रकार की डिबेट चलने लगी और ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि किसको माना जाए। तो सभी का अपना अपना जो समर्थन था वो इस बात पर निर्भर करता था कि राजनीति की परिभाषा को कौन विस्तृत परिभाषा को स्वीकार कर रहा है और कौन उसकी प्रिसाइज संकीर्ण परिभाषा को स्वीकार कर रहा है। Arastu clearly took a broad view of politics when he searched for politics not only in the state but also in the family, the corporation, the association or the church. In subsequent centuries, the discussion of politics took a narrow view merely as a study of the political and the governmental subsystems of society. तो ये तो स्पष्ट हुआ कि अरस्तु ने जो था वो पॉलिटिक्स का एक ब्रॉड व्यू प्रस्तुत कर दिया था, क्योंकि अरस्तु के अनुसार राजनीति को सिर्फ राज्य में ही नहीं देखा जाए बल्कि उसका लोकेशन, राजनीति का लोकेशन आपके परिवार में, आपके कारपोरेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, निगम हैं, उनमें एसोसिएशन जितने भी विभिन्न प्रकार के संघ मौजूद होते हैं उनमें, और फैमिली परिवार में, यानी इन सब जगहों पर राजनीति मौजूद होती है। और चर्च, रिलीजियस संगठन जो होते हैं उनमें, धार्मिक संगठन हैं, आप उनको भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत विस्तृत विषय जो है वो अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि कंट्रोल जो होता है, ह्यूमन कंट्रोल सिस्टम, उसको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे एक व्यक्ति, राज्य जो है वो अपने नागरिकों पर एक कंट्रोल करता है, उसी तरीके से परिवार भी कंट्रोल करता है, एसोसिएशन, संघ भी कंट्रोल करते हैं, कारपोरेशन भी कंट्रोल करते हैं, चर्च, रिलीजियस संगठन जितने भी प्रकार के हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो इन सब जगहों पर राजनीति मौजूद होती है और हमको ये एक ब्रॉड व्यू रखना है और समझना है कि राजनीति के एलिमेंट्स हर जगह मौजूद हैं, इनके तत्व हर जगह हैं। बट आगे हम लोग पढ़ते हैं, इन सब्सिक्वेंट सेंचुरीज द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिक्स टुक अ नैरो व्यू merely as the study of the political and the governmental subsystems of society। लेकिन बाद की जो शतक गुजरे, अरस्तु 2500 साल पहले बोल रहे थे, लेकिन बाद में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अलग अलग विषय डेवलप होने लगे और उन्होंने अपनी विषय वस्तु को बहुत ही प्रिसाइज किया, बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने उसको परिभाषित किया। जैसे इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र अगर आया तो अर्थशास्त्र ने कहा कि हमारा ध्यान अर्थव्यवस्था पर ही है कि कैसे अर्थव्यवस्थाएं कार्य करती हैं। इसी तरीके से दूसरे विषय जो थे वो भी डेवलप हुए, जैसे साइकोलॉजी था, मनोविज्ञान, तो उन्होंने भी ह्यूमन बिहेवियर को उन्होंने अपनी यूनिट मानी कि कैसे जो है मनोविज्ञान के अंदर ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। और इसी तरीके से सोशियोलॉजी है तो उन्होंने सोशल सिस्टम पर ध्यान दिया। समाजशास्त्र ने कहा कि हमारे लिए सोसाइटी जो है वो विषय वस्तु सोशल सिस्टम का पढ़ना है हमें। एंथ्रोपोलॉजी है तो वो ह्यूमन मानव विज्ञान के ऊपर पढ़ रहे थे कि कैसे ह्यूमन जो है वो उसके सिविलाइजेशनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं। तो सभी विषय अपने अपने ढंग से अपने अपने विषय वस्तु को परिभाषित कर रहे थे और वो और भी ज़्यादा स्पष्ट हो रहे थे। तो ये ज़रूरत पड़ी कि पॉलिटिकल साइंस भी अपने आप को थोड़ा और प्रिसाइज करे। इतना विस्तृत डिफिनीशन से यही क्लियर नहीं हो पा रहा कि हमारी विषय वस्तु कहाँ पर है।
तो बाद में उसका पॉलिटिकल साइंस के लिए जब हम इसको पॉलिटिकल साइंस बनाने का प्रयास करने लगे तो हमको एक ज़रूरत पड़ गई नैरो व्यू की, और हमने एक प्रिसाइज डेफिनेशन के लिए इसको धीरे धीरे प्रयास किया जाने लगा और ये किया गया कि नैरो व्यू लेंगे। नैरो व्यू के अंदर ये हो गया कि सोसाइटी बड़ी चीज़ है, बड़ी इकाई है। सोसाइटी के अंदर राजनीतिक और शासन संबंधी जो उपव्यवस्थाएं मौजूद होती हैं हर एक समाज में, वही हमारा विषय वस्तु होगा। तो हम राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर लेंगे, हम राजनीतिक तत्वों का अध्ययन करेंगे जो समाज के अंदर मौजूद हैं, और शासकीय उपव्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान जो है वो अपने नैरो व्यू में इन पर ही ध्यान केंद्रित करेगा। वो अन्य जगहों पर जैसे परिवार है या निगम है या चर्च है या रिलीजियस संगठन है, इन सब जगहों पर पॉलिटिक्स का अध्ययन नहीं कर सकता। इसलिए नैरो व्यू ने उस तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया। तो इस प्रकार से एक जो थी उन दोनों के बीच में एक डिबेट थी। बट एज ऑफ नाउ द मॉडर्न व्यू इज टू इंटीग्रेट एंड टू अंडरस्टैंड नैरो व्यू विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड वन। लेकिन आज की जो स्थिति है, आधुनिक जो विचार है, वो ये कहता है कि नहीं, हमको नैरो व्यू जो हमारे पास है, संकीर्ण दृष्टिकोण जो रखे हैं हम लोग, सीमित दृष्टिकोण है जो हमारे पास, उसको समझना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो ब्रॉड विस्तृत दृष्टिकोण जो अरस्तू ने दिया था उसको भी ध्यान में रखेंगे, तो ही हम इस नैरो व्यू वाले पॉलिटिकल एलिमेंट्स को समझ सकते हैं, इसके राजनीतिक व्यवहार को समझ सकते हैं, राजनीतिक घटनाओं को समझ सकते हैं, और हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उनकी व्याख्या दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको समझने की ज़रूरत है। तो हमको दोनों ही व्यूज़ हमारे पास हैं, ब्रॉड व्यू भी है, नैरो व्यू भी है, हमको दोनों को मिलाना है, उनके अंदर एक समग्रता स्थापित करनी है। Without getting confused over the nomenclature of the subject, it needs to be understood that a political scientist is primarily interested in the study of concrete phenomena that occur in human society. Therefore, the political scientist is to know the how and why of political phenomena and to know the how and why of normative evaluation of these phenomena. तो इस पॉइंट पे ये बताया जा रहा है कि आप इस पर मत कंफ्यूज हों, किसी प्रकार का शंका या संदेह न रखें कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस है या पॉलिटिकल फिलॉसफी है या उसका नाम पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल थ्योरी है। आप इस पर कंफ्यूज मत हों, लेकिन आप इस चीज़ को एकदम स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में बैठाएं कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता है, राजनीतिक वैज्ञानिक होता है, उसका जो मुख्य इंटरेस्ट है, मुख्य जो काम है, वो ये जानना है कि मानव समाज के अंदर जो राजनीतिक घटनाएं घटती हैं, स्पष्ट दिख रही हैं, हमें उनका अध्ययन करना है। इसलिए जब हम उस घटना, उस प्रक्रिया या जो भी ऐसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होता है, राजनीतिक वैज्ञानिक जो होता है, उसका काम ये है कि इज़ टू नो द हाउ एंड वाई, कि वो कैसे हुई, क्यों हुई, उस राजनीतिक घटना का कैसे समझना है आपको, क्यों हुई वो समझना है। सेकेंड एस्पेक्ट उसके साथ आपके साथ जुड़ता है जो ब्रॉड व्यू के साथ आ रहा है, एंड टू नो द हाउ एंड वाई ऑफ नॉर्मेटिव इवेल्युएशन ऑफ दिस फिनोमेना, कि आपको उस घटना का मूल्यांकन भी करना है, आपको ये देखना है मूल्यों के आधार पर, मानवीय मूल्यों के आधार पर इस चीज़ को जज भी करना है कि वो कैसे घटी और क्यों घटी है। ये चीज़ जो आती है, सेकंड पॉइंट जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये ब्रॉड व्यू लेकर आता है, और ये आपको मानवीय मूल्यों की जब बात की जाती है तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो मैंने शुरू में बताया था कि जब कैटलिन ने कहा था कि थ्योरी इज़ अ ब्लैंक चेक, अब ये ब्लैंक चेक जो है आपके सामने आ गया है, आप ये समझ चुके हैं राजनीतिक घटना को। अब क्वेश्चन ये है कि हमको ये समझना है कि वो राजनीतिक घटना जो घटी है, जिसका कैसे और क्यों मैंने समझा है एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हमको ये बताना है कि ये मानवीय मूल्यों के आधार पर कितनी खरी उतरती है, ये हमारा फ्यूचर कैसे बनाएगी। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप मूल्यांकन कर रहे हैं, आप जज कर रहे हैं उस घटना को।
तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमको सिखाती हैं कि आधुनिक व्यू में ना ही सिर्फ फैक्ट्स की स्टडी इम्पॉर्टेंट है, आपको साथ में वैल्यूज़ का भी अध्ययन करना ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि ये वैल्यूज़ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आप फॉर दैट मैटर आप किसी समाज में अध्ययन कर रहे हैं और आप ये पाते हैं कि वहाँ पर हिंसा की घटनाएं बहुत हो रही हैं और आपको ये लगे कि आपको ये हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, वो राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर नज़र आ रही हैं, तो हमको ये मूल्यांकन करना पड़ेगा क्या हिंसा की घटनाएं मानवीय समाज के लिए सही हैं या गलत है। तो ये जो मूल्यांकन करते हैं ये सेकेंड एस्पेक्ट है, और इस मूल्यांकन करने की ताकत जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थ्योरी को जानने के बाद ही पश्चात ही हमें प्राप्त होती है कि हम ये समझ सकें। Plato and Aristotle are important not because they are great as writers or even as political thinkers, but because a great deal of what they have written is still relevant, valid and highly significant for the study of political phenomena. अब इस पॉइंट में ये समझाया जा रहा है कि प्लेटो और अरस्तू को हम लोग पढ़ते हैं तो इसलिए नहीं कि वो एक बहुत अच्छा लिख सकते थे, बड़े अच्छे लेखक थे, नहीं, या कोई बहुत बड़े राजनीतिक विचारक थे, नहीं। क्यों हम उनको पढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उस समय 2500 साल पहले, वो उनके लिखी हुई बातें आज भी हमारे लिए सार्थक हैं, आज भी वैध हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में। तो जब हम प्लेटो और अरस्तू को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि 2500 साल पहले जब उन्होंने जिस प्रकार की चिंताएं व्यक्त की थी मानव समाज को लेकर, मानव व्यवहार को लेकर, वो चीज़ें आज भी हमको रिलेवेंट नज़र आ रही हैं, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब प्लेटो और अरस्तू का जो टाइम है वो टाइम कोई पीसफुल टाइम नहीं था। अगर हम उस समय की चीज़ों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि प्लेटो और अरस्तू का जन्म जिस समय हुआ, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे उस पोलिस में, वो एक शांतिपूर्ण समय नहीं था, बल्कि वहाँ पर बहुतेरी राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही थीं और एक उथल पुथल का दौर था। तो इसलिए प्लेटो और अरस्तू जो थे वो फिलोसोफर हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त दृष्टि थी जिससे वो सभी लोगों के व्यवहार को देख रहे थे और समझ रहे थे, और मानव समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है इस बात का मूल्यांकन करने में वो सक्षम थे। इसलिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र किया, उल्लेख किया वहाँ पर, और ये कहा कि मानव समाज को अच्छा रखने के लिए, एक गुड सोसाइटी के लिए, एक गुड लाइफ के लिए हमको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो उन चीज़ों को हम कैसे समाहित करें अपने समाज के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर। वो चीज़ें जो उन्होंने चिंताएं व्यक्त करी हैं वो आज भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि हम आज भी उस तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि कैसे हम लोग ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन पॉलिटिक्स में उन चीज़ों को लेकर आएँ। तो इसलिए प्लेटो और अरस्तू इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, ऐसा नहीं था कि प्लेटो और अरस्तू के टाइम में वही लोग थे जो पढ़े लिखे थे और लिखे थे, उनके अलावा भी और प्लेटो और अरस्तू से पहले भी लोगों ने लिखी हैं, बातें कही हैं, और उनसे भी फिलोसोफर्स हुए हैं अपनी बात के, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि प्लेटो और अरस्तू ने जो कहा वो कालजयी था, इसलिए कहानी वहाँ से शुरू होती है। उन्होंने पहचाना था कि इस ह्यूमन एक्टिविटी को पॉलिटिक्स कहा जाएगा, और ये पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं। तो जब आप पढ़ेंगे प्लेटो और अरस्तू के टाइम में तो पाएंगे कि छोटे छोटे राज्य थे, नगर राज्य, गणराज्य, वो एक दूसरे से लड़ाइयाँ किया करते थे, इंसान स्वार्थी भी था और वो पावर के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाया करता था। तो ये सारी चीज़ें अरस्तू और प्लेटो ने महसूस की थी और उनके बारे में बात की थी। In this context, various approaches to understand the political phenomena have been developed and used by the researchers in the subject. इस प्रकार के सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में हमको ये समझ में आता है कि राजनीतिक घटनाओं को पढ़ने के लिए कई प्रकार के अप्रोच जो हैं वो विकसित हुए, कई प्रकार के उपागम हैं जिनको डेवलप किया गया विषय के अंदर, और
उनका यूज़ जो है विषय के अंदर, जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो उसका यूज़ करते हैं और उससे पॉलिटिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो सिर्फ एक अप्रोच से आप पॉलिटिक्स के फेनोमेना, किसी भी राजनीतिक घटना को समझ नहीं सकते। उसके लिए आपको और भी जो है वो अप्रोचेस की ज़रूरत पड़ती है और उन सब अप्रोचेस का इस्तेमाल, उपागम का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। अप्रोचेस का मतलब मेथड्स ऑफ स्टडी है कि आपके पढ़ने के, अध्ययन के तरीके क्या हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस पॉलिटिकल फिनोमेना को पढ़ने के तरीके एक से ज़्यादा हैं और हमको वो सब सीखने पड़ते हैं, एक से ज़्यादा तरीकों को, और हमको उनको फिर उनका उपयोग करना पड़ता है अपने रिसर्च में।